नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सेन। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म और कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया साल लेकर आ रहा है कोरोना के इलाज की आशा। वैक्सीन को लेकर देश में चल रही है हर जरूरी तैयारी। नए साल में दवाई भी और कड़ाई भी का दिया नया मंत्र। गुजरात को मिला नए साल का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में रखी एम्स की आधारशिला। 1195 करोड़ रुपए से बनने वाले एम्स के 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद। 750 बेड वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल में 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी शामिल। आज शाम 6 बजे होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। विद्यार्थियों का इंतजार होगा खत्म। आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ी। नौकरी पेशा 10 जनवरी तक भर पाएंगे रिटर्न। अन्य करदाताओं को भी अंतिम तारीख में राहत। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानों में बड़ी ठंड। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में पारा गिरने से बड़ा सर्दी का सितम। 4 और 5 जनवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में हो सकती है तेज बारिश। और कोरोना की जंग साल के आखिरी दिन भी जारी। ब्रिटेन से आने वाले कुल 25 लोगों में मिला नए स्ट्रेन का संक्रमण। देश में बड़ी सतर्कता। वहीं देश में अब तक 17 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोरोना के हुए परीक्षण। और कोरोना के साए में नए साल के जश्न की तैयारियां। सावधानी पूर्वक लोग करेंगे नए साल का स्वागत। कई राज्यों में आज रात रहेगा कर्फ्यू। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गुजरात को आज नए साल का तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। इस परियोजना के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1195 करोड़ रुपए है और इसका कार्य 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। 750 बेड वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल में 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी होगा। इसमें एमबीबीएस की 125 सीटें और नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। राजकोट गुजरात के हेल्थ नेटवर्क को और सशक्त करेगा, मजबूत करेगा। अब गंभीर से गंभीर बीमारियों के लिए राजकोट में ही आधुनिक सुविधा उपलब्ध हो रही है। इलाज और शिक्षा के अलावा इससे रोजगार के भी अनेक अवसर तैयार होंगे। नए अस्पताल में काम करने वाले लगभग 5000 सीधे रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ रहन सहन, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट, दूसरी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार भी यहां बनेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि साल 2020 में इस संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारी चल रही है। इसीलिए साल का ये अंतिम दिन भारत के लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को याद करने का दिन है। साल का यह अंतिम दिन भारत के उन लोग लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले
और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को याद करने का है, जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है, मैं आज उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। अब जबकि कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है, तब पीएम मोदी ने देशवासियों को इससे लड़ने के लिए दवाई भी और कड़ाई भी का नया मंत्र दिया है। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। पीएम ने यह भी कहा कि मुश्किल से भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना वे कितने प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। इतनी बड़ी आपदा, लेकिन ये समाज की सामूहिक संगठित ताकत, समाज का सेवा भाव, समाज की संवेदनशीलता, उसी का नतीजा है कि देशवासियों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया। भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अफवाहों पर ध्यान न दें, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं, बगैर जांच परख के कोई भी मैसेज सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने से बचें। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें। और इस मौके पर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मेडिकल सेक्टर में गुजरात की सफलता के पीछे 2 दशकों का अथक प्रयास है, समर्पण और संकल्प है। गुजरात में भी संक्रमण को रोकने के लिए और अब टीकाकरण के लिए तैयारियों को लेकर प्रशंसनीय काम हुआ है। बीते 2 दशकों में जिस प्रकार का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में तैयार हुआ है, वो एक बड़ी वजह है कि गुजरात कोरोना चुनौती से बेहतर तरीके से निपट पा रहा है। एम्स राजकोट गुजरात के हेल्थ नेटवर्क को और सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में मिशन मोड पर काम कर रही है। भारत वैश्विक स्वास्थ्य का नर्व सेंटर बनकर उभरा है। 2020 हेल्थ चैलेंजेस का साल था, तो 2021 हेल्थ सॉल्यूशंस का साल होने वाला है। 2021 में विश्व स्वास्थ्य को लेकर से और ज्यादा जागरूक होकर समाधानों की तरफ बढ़ेगा। भारत ने भी जिस तरह 2020 में हेल्थ चैलेंजेस में से निपटने में अपना योगदान दिया है, वो दुनिया ने देखा है। भारत के ये योगदान 2021 में हेल्थ सॉल्यूशंस के लिए
सॉल्यूशंस की स्केलिंग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत फ्यूचर ऑफ हेल्थ और हेल्थ ऑफ फ्यूचर दोनों में ही सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है। तो गुजरात के राजकोट में आज एम्स की आधारशिला रखी गई है और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़ रहे हैं। अरुण, राजकोट में गुजरात में सेहत के मोर्चे पर केवल एम्स की आधारशिला नहीं रखी गई है, बल्कि एक नई उम्मीद, अगले साल सेहत के मोर्चे पर कुछ और नया और कुछ और बेहतर होने की एक नई उम्मीद की आधारशिला भी रखी गई है। जिन्होंने कोविड आइसोलेशन सेंटर्स में कन्वर्ट, वैक्सीन अब जल्द उपलब्ध होगी, लेकिन वैक्सीन के मोर्चे पर साफ तौर पर कहा कि हमें ढिलाई नहीं बरतनी है इस समय पर और कड़ाई बरतनी है साफ तौर पर। तो जब कड़ाई का मंत्र है तो ये बात बिल्कुल तय है कि वैक्सीन को लेकर के जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी रोबस्ट है इस समय पर। हम इस बात को जानते हैं कि लगातार ग्लोबल कोलैबोरेशंस के साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन करके और इंडिजिनसली भी भारत कई सारी वैक्सीन को इस समय पर डेवलप करने के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब भी ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनने की बारी आएगी, ग्लोबली वैक्सीन सप्लाई करने की बारी आएगी और भारत में भी अगर वैक्सीन सप्लाई करना होगा तो उसका एक दुरुस्त इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से रेडी करके रखा गया है, जिसके कई सारे ट्रायल्स चल रहे हैं और कई सारे अंतिम स्टेजेस में आप मान के चल सकते हैं वैक्सीन के इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात की जाए उसको पहुंचाने में भारत एक अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने देखा कि 2020 जो कि चैलेंजेस का दौर रहा था हेल्थ केयर के मोर्चे पर, 2021 का जो साल है वो सॉल्यूशंस के लिए जाना जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अपील भी यहाँ पर हमें देखी थी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हेल्थ केयर जो हेल्थ जो बीमारी है प्राइमरीली आज की तारीख में वो लोकल नहीं रह गई है, वो ग्लोबल इन नेचर होती हुई जा रही है। हमने कोरोना को देखा कि कैसे ग्लोबली एक बीमारी ने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया। तो ऐसे में जो सॉल्यूशंस होंगे उनको भी ग्लोबल इन नेचर होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत के स्टार्टअप्स आज की तारीख में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही साथ स्टार्टअप्स के साथ साथ जो भारत का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ही बढ़ता जा रहा है, बेहतरीन होता जा रहा है। एक तरफ भारत में जहां आयुष्मान भारत की ऐसी योजना थी जिसकी वजह से 30,000 करोड़ रुपए जो गरीब लोगों ने बचाए हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत फायदा लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाई लेकर के लोगों को सस्ती मेडिसिन भी उपलब्ध होती हुई दिखाई दी है। तो सरकार का एक तरफ फोकस ये रहा है कि कैसे हम ग्लोबली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब तक कोरोना के मोर्चे पर बात या कोरोना के खिलाफ जंग की बात की जाए। दूसरी तरफ भारत का फोकस इस बात पर रहा है कि कैसे अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन और दुरुस्त किया सके, क्योंकि हम जानते हैं कि 2014 में जहां देश के अंदर केवल 6 के आसपास एम्स थे, अब उनकी संख्या लगातार बढ़कर के 22 के आसपास पहुंच रही, जो कई सारे जिनको सैंक्शन करा गया है, ऑपरेशनलाइजेशन के अलग अलग फेजेस के अंदर है, तो 22 के आसपास इसकी संस्थाएं होती जा रही है। कई सारे एम्स लाइक इंस्टीट्यूट को खोला जा रहा है देश के अंदर, जिससे कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और दुरुस्त होता हो जा रहा है और साथ ही साथ सस्ती मेडिकल सुविधाएं जो गरीब लोगों को मिल रही है उसका भी काफी हद तक लोगों को फायदा होता हो जा रहा है। रजनी जी, अरुण, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई और जो अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भारत है वो सेहत के मोर्चे पर नर्व सेंटर बनेगा, दुनिया का केंद्र बनेगा सेहत के मोर्चे पर, और ये हुआ भी है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो या मातृत्व सुरक्षा योजना हो या वैसी योजनाएं जिनसे गरीबों को फायदा हो, पिछड़े तबके को फायदा हो, वो योजनाएं ना केवल लागू की गई बल्कि उनका फायदा मिलता भी दिखा। तो जब देश की जनता को ही फायदा मिलेगा और उसके बाद जब वैश्विक स्तर पर भी सेहत के मोर्चे पर हम आगे बढ़ने की सोचेंगे, ये दोनों बातों को आगे ले जाया जाएगा, इसी की उम्मीद आज प्रधानमंत्री ने जताई है। बिल्कुल, आप देखिए कि जो पोषण अभियान जिसकी लगातार भारत जिस पोषण अभियान को जो शुरू किया गया था उसका मकसद साफ था कि कैसे प्राइमरी न्यूट्रिशनल के मोर्चे पर लोगों को अवेयर किया जा सके और न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड लोगों को मिल सके। इसका फायदा ये हो कि मदर मोर्टेलिटी रेट जो होता है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती हुई दिखाई दी है, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती हुई दिखाई दी है और साथ ही गरीब लोगों के लिए बहुत सुविधाएं हुई हैं। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बहुत बड़ी बात को हाईलाइट किया कि सरकार का फोकस पिछले 6 सालों में 2 चीजों पर रहा है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो कहीं ना कहीं सब तक पहुंच सके, नहीं कि सबके लिए एक्सेसिबल हो सके, इस बात पर सरकार का फोकस रहा है। चाहे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ले लीजिए, चाहे आप हिली रीजन ले लीजिए या आप नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट एंड साउथ कहीं की भी बात कर लीजिए, आजकल हेल्थ केयर फैसिलिटी का जो एक्सेस है वो हर किसी के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो दवाइयां हैं प्राइमरी उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी में आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जन औषधि केंद्र जिस तरह से देश भर के अंदर खुले गए 90% तक सस्ती दवाइयां एक तरह से इन जन औषधि केंद्र के अंदर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो पहले गरीब लोग ये थे कि दवाई
लिया नहीं करते तो उन्हें ये लगता है कि अगर दवाई लेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, खाली कर्ज बढ़ेगा और बच्चों पे कहीं ना कहीं कर्ज होगा और कैसे फाइनेंशियल बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब सस्ती दवाइयां एक तरह से लोगों को मिल रही हैं, हेल्थ केयर का एक्सेस लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। पहले एम्स जैसे इंस्टीट्यूट केवल बड़े शहरों में हुआ करते थे, लेकिन अब टियर 2 टियर 3 टाउन में भी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, जो कि एक तरह से भारत के हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी अरुण, और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कही है, उन्होंने नागरिकों के जिम्मेदार होने की बात कही है। और भारत ने न केवल सामाजिक तौर पर, सरकार ने तो अपने एफर्ट्स किए ही है, लेकिन सामाजिक तौर पर भी नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और जो नया मंत्र आया है कि दवाई भी कड़ाई भी, अब नए साल में एक और नई चुनौती का सामना करना है। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा आपको रजनी के 2020 का साल चैलेंजेस के लिए था। हेल्थ फॉर ऑल क्या होता है, या हेल्थ इज वेल्थ जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, उसकी वैल्यू हमने समझी है कि हेल्थ क्यों वेल्थ होती है। इसलिए बहुत ही चैलेंजिंग साल रहा था, लेकिन भारत ने एक बहुत बेहतरीन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में रखा था। साथ ही साथ ऐसे समय में भारत ने एक तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें वक्त भूलना नहीं चाहिए राजनी के 150 के आसपास कंट्रीज को भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन को सप्लाई किया था। अपनी नेबरिंग कंट्रीज हो या अन्य डेवलप्ड कंट्रीज हो, वहां पर भी हेल्थ केयर जो इक्विपमेंट्स है, जो एड्स होती है, वो प्रोवाइड भारत ने कराई थी। तो ऐसे में जो 2021 का साल है, वो पूरा साल सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करता हुआ दिखाई देगा। तो वैक्सीन तो आ जाएगी, क्योंकि दुनिया भर जो अर्थव्यवस्था है, जो तमाम दुनिया है, वो या तो ग्लोबल कोलैबोरेशन करके या फिर इंडिजिनसली वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर मास प्रोडक्शन अगर वैक्सीन का करना है, तो आप भारत के अंदर ही उसका मास लेवल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, और भारत ही उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तभी भारत को फार्मा फॉर द वर्ल्ड कहा जाता है कि अगर मास प्रोडक्शन करना है, मास लेवल पर प्रोडक्शन करना है, एक्सपोर्ट करना है बहुत भारी संख्या में इन वैक्सीन को, तो भारत कोई इंफ्रा प्रोवाइड करता है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निसंदेह ये जो साल है वो चुनौतियों से भरा रहा सेहत के मोर्चे पर, लेकिन अगले साल से उम्मीदें हैं कि सॉल्यूशन निकलेंगे, समस्याओं का निदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में अब बात ताज़ा खबर की। देश में नए साल का जश्न कोरोना के साए में मनाया जा रहा है। कई राज्यों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो। दिल्ली में आज और कल के लिए रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज 31 दिसंबर की रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक और कल 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी सुबह 6 बजे तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर 5 लोगों से ज्यादा के जुटने पर रोक होगी और सार्वजनिक जगहों पर नए साल का जश्न नहीं मनाया जा सकेगा। कर्फ्यू के दौरान अंतर्राज्यीय आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। डीडीएमए ने इसकी वजह कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को बताया है, क्योंकि भीड़ के कारण इसके ज्यादा फैलने की आशंका है। और गुजरात में भी 1 जनवरी से 14 जनवरी तक 4 बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। फैसले के मुताबिक अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में नाइट कर्फ्यू का समय होगा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू करने के मद्देनजर ये कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और कोरोना के खतरे के मद्देनजर केरल सरकार ने भी नए साल के मौके पर सभी सार्वजनिक समारोह को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। आज सभी नए साल के कार्यक्रम 10 बजे तक समाप्त किए जाने का भी आदेश दिया गया है। साथ ही पुलिस मुस्तैदी से कोविड नियमों का पालन करा रही है। उधर मुंबई में भी आज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। साथ ही धारा 144 लागू की जा रही है, ताकि सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ एकत्र ना हो। अधिकतम 5 लोगों को एक साथ जमा होने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद ही रेस्टोरेंट, बार और पब्स को 11 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों पर अधिकतम 4 लोगों को बैठने की अनुमति होगी। मुंबई में तेज लाउडस्पीकर बजाने और पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। रोकथाम उपायों को कड़ाई से लागू करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती और ड्रोन सर्विलांस की व्यवस्था भी की गई है। नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लागू है, आप जानते हैं, रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो सारे बेसिकली 11 बजे तक आपका जो भी सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी
परमिटेड नहीं रहेगी, वेदर इट इज रेस्टोरेंट, बार, पब, बीच, टेरेस, रूफटॉप, कहीं भी ये पार्टीज हम अलाउ नहीं करेंगे। 11 बजे ही नाइट कर्फ्यू वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। और पर्यटन का केंद्र गोवा हर साल नए साल पर गुलजार रहता है, लेकिन इस साल लोग कोरोना के कारण थोड़े डरे हुए हैं और ज़्यादातर लोग एहतियात के तौर पर अपने जगहों पर ही नए साल का जश्न मना रहे हैं। गोवा के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने कहा है कि कोविड के चलते गोवा आने वाले सारे सैलानियों को SOP फॉलो करने के लिए कहा गया है। शहर है जो भगवान ने देन दी हुई है और इसकी नेचुरल ब्यूटी जो है तो भगवान ने हमको स्वर्ग दिया हुआ है और इसका आनंद पूरा दुनिया ले रही है। तो जब ये हमारा जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो SOP और MHA फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो अपील की जा रही है कि नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। हमारे साथ दिल्ली से सुधीर यादव और मुंबई से श्यामा जुड़ी हुई है। श्यामा, पहले आपके पास आना चाहेंगे। अमूमन जब कोरोना नहीं होता है, सामान्य दिनों में नए साल का जश्न पूरे ही देश में लोग धूमधाम से मनाते हैं, पार्टीज करते हैं, दोस्तों से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये चुनौती नहीं है और ये स्थिति नहीं है। ऐसे में अपील की जा रही है कि भीड़ में एकत्र होने से बचें और लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों पर ही रहें। और क्या क्या एहतियात बरतने की समझाइश दी गई है? श्यामा, आप हमें सुन पा रही हैं तो जानना जी, मुझे आपकी आवाज आ पा रही है। जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि मुंबई का जो न्यू ईयर मनाने का या वेलकम करने का तरीका होता है वो सेलिब्रेशन से भरपूर होता है, लेकिन इस साल चूंकि कोरोना का, कोविड का सिचुएशन है, पूरी तरीके से अलग है ये सिचुएशन। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है सारे ही सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जितने भी हैं सभी में नाइट कर्फ्यू है 11 बजे रात से सुबह 6 बजे तक। यानी आप सड़कों पर नहीं घूम सकते, आप बाहर पब्लिक प्लेसेस में पार्टी नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट्स में भी 11 बजे के बाद आप पार्टी नहीं कर सकते हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो 30,000 से ज्यादा के अराउंड पुलिस फोर्सेस को लगाए गए हैं सड़कों के ऊपर। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो जो जिस तरीके से पुलिस पूरा नाकाबंदी करके रखा हुआ है, चेकिंग चल रही है लोगों की, लाइसेंस चेक किया जा रहा है, ड्रिंक ड्राइविंग के लिए चेक किया जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है। क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से अभी हमने ये भी सुना कि कितने सारे ड्रग पेडलिंग केसेस सामने आ रहे हैं, तो ड्रग पेडलिंग की टीम्स भी लगी हुई है। मुंबई पुलिस पूरी तरीके से तैयार है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और जिस तरीके से मैंने बताया कि भारी संख्या में पुलिस नाकाबंदी करेगी और स्पेशल जगहों पर जैसे बेकरे का जगह हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया या बीचेस की जगह हो गई, यहाँ पर भीड़ ज्यादा एक्सपेक्टेड रहती है, तो यहाँ पर लोग ज्यादा होंगे। साथ ही आपको ऐसे तैयारी करके चलनी है क्योंकि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक गाड़ी में सिर्फ 4 जन अलाउड होंगे, उसके अलाउड नहीं होंगे। मास्क आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पूरे टाइम तक रेडी पहन के रखना है। इसके अलावा फूड डिलीवरी की जो है उसकी भी जी श्यामा, जो सावधानियां बताई गई हैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो सभी को माननी होगी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए। सुधीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सुधीर, आपके पास आना चाहेंगे। अहम शहरों में, बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है सुधीर, लेकिन रेस्टोरेंट्स की बात करें, ज्यादातर लोग आजकल मॉल्स में भी इकट्ठा होते हैं, वहां पर भी गाइडलाइन जरूरी दी गई हैं? बिल्कुल, देखिए रजनी, ज्यादातर रेस्टोरेंट में गाइडलाइन दी गई है और खास तौर पर जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक आ गया है। अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ नाइट कर्फ्यू है, उत्तरांचल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, हिमाचल में नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही है। और जो टूरिस्ट जहाँ वो पहुंचे उनसे कहा जा रहा है कि आप दिन में सेलिब्रेशन जो है वो समय रहते करें, रात में आप बाहर ना निकले क्योंकि रात में मनाइए, क्योंकि कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उसकी वजह से ये जो सारी कयावत वो की जा रही है कि, और खास तौर पर लोगों को इसके लिए समझाया भी जा रहा है कि आप वक्त रहते, अगर नए साल का सेलिब्रेशन करना भी चाहें तो वक्त रहते कम संख्या में निकले, ज्यादा भीड़ भाड़ ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा कर रखें। ये सारी चीजें की जा रही है। प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोग नए साल को जरूर मनाएं, लेकिन एक जो तय मानक सरकार की तरफ से किए गए हैं, जो राज्यों की तरफ से किए गए हैं, और खास तौर से इस तरह से इस सब के बीच रजी आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। लोग आ जा सकते हैं,
जरूरत के हिसाब से अगर किसी को जरूरत है। लेकिन जो अनावश्यक चीजें हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ में इकट्ठे ना हो, पब रेस्टोरेंट वगैरह है, इन सब में जो ज्यादा भीड़ है उसको एक तरह से इकट्ठा होने के लिए मना किया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सारी हिदायत दी गई है और इसे मानना, इसका पालन करना हम सभी का फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा आपका मुंबई से जुड़ने के लिए। सुधीर दिल्ली से और अहमदाबाद से हमारे साथ देवशी जुड़ रहे हैं। नए साल की जश्न की क्या वहाँ तैयारियां चल रही हैं, उस पर जानकारी देने के लिए देवशी, अहमदाबाद में किस तरीके से सावधानियां बरती जा रही हैं? नए साल का जश्न जो है वो शांतिपूर्वक निपटे और लोग संक्रमण से बचे रहें, उसके लिए किस तरीके की हिदायत दी गई? जी बिल्कुल, अहमदाबाद में भी जो 31 दिसंबर का नया साल का जो जश्न होता है वो बहुत ही अच्छे से मनता था, लेकिन इस साल जो है वो थोड़ा खास है और हमें सावधानी भी रखनी है, इसलिए प्रशासन ने जो है पूरी तैयारियां की है। और अहमदाबाद में भी अभी नाइट कर्फ्यू अमल में है, तो रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, इसलिए कोई लोग रास्ते पे नहीं आ जा सकेंगे। और पुलिस ने भी बताया है कि जो कर्फ्यू के दौरान अगर कोई आवश्यक चीज वस्तु का काम के बिना अगर बाहर निकलेंगे तो उनके सामने ऑफेंस रजिस्टर किया जाएगा। पुलिस भी बहुत कड़काई बरत रही है और पुलिस ने भी किसी भी प्रकार की पार्टी या किसी चीज का मंजूरी भी नहीं दी है। अहमदाबाद के आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे भी जो वीकेंड होम या क्लब हाउसेज है उनको को भी बता दिया गया है और किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन नहीं किया गया है। अहमदाबाद शहर में सीजी रोड और एसजी रोड जो बड़े रोड है जहाँ पे लोग अमूमन बहुत बड़ी संख्या में आते थे नए साल के जश्न के लिए और एक बहुत बड़ा माहौल होता था, वहाँ पे भी नाइट कर्फ्यू की वजह से अभी कोई माहौल नहीं होगा। तो इस साल जो है, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कड़ाई बरतनी है, तो गुजरात जो है वो पूरा इस मामले में कड़ाई बरत रहा है। और गुजरात के जो 4 शहर है, महानगर है, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत, वहाँ पे भी नाइट कर्फ्यू अमल में है। जी बिल्कुल, रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि घरों पर रहें, लेकिन लोगों को भी पालन करना होगा, तभी ये सावधानियां जो हैं वो संक्रमण से बचा पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। उत्तर भारत अब ठंड से ठिठुर रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंडक को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अगले 2 दिन तक शीतलहर का कहर और बढ़ सकता है, यानी नए साल का स्वागत भी कड़ाके की ठंड के साथ ही होगा। दिल्ली एनसीआर पिछले 2 दिनों से कड़ाके की ठंड सहन कर रहा है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं, तो वहीं मैदानी इलाके ठंड की मार से ठिठुर रहे हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। माउंट आबू की अगर बात करें तो वहां तापमान लगातार 0 से नीचे बना हुआ है। पंजाब के लुधियाना और अमृतसर में भी ठंड का प्रकोप जारी है। और एक तरफ जहां सर्दी का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर सैलानी नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे इलाकों में लोग परिवार के साथ पहुंचे हैं। हालांकि सभी कोविड महामारी के मद्देनजर तमाम सावधानियों और हाइजीन का भी ध्यान रख रहे हैं। और जम्मू के पर्यटन स्थल पत्नी टॉप के मध्यम पार्क में जारी विंटर कार्निवाल में हिस्सा ले रहे सैलानी काफी उत्साहित नजर आए। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय विंटर कार्निवाल का आज अंतिम दिन है। इस कार्निवाल में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सैलानी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इसके अलावा नए साल 2021 का स्वागत धूमधाम से करने की योजना बनाई गई है। पत्नी टॉप में पर्यटन विभाग की ओर से सैलानियों के लिए फूड और क्राफ्ट स्टॉल भी लगाए गए हैं। और ब्रिटेन से भारत आए यात्रियों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट SARS-2 से अब तक 25 यात्रियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार द्वारा स्थापित 10 सरकारी लैब के
कंसोर्शियम ने जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद अब तक 25 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की है। संक्रमित मरीजों में से 4 नए मामले NIV पुणे में जबकि एक IGIB दिल्ली की लैब में पुष्ट हुए हैं। सभी 25 संक्रमित यात्रियों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के तहत पृथकवास यानी आइसोलेशन में रखा गया है। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 98,60,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.04% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 26,139 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में 30 दिसंबर तक कुल 17,20,49,274 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 30 दिसंबर को 11,27,244 नमूनों की जांच हुई है। और हमारे साथ नीतेंद्र जुड़ रहे हैं इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए। नीतेंद्र, जैसा कहा जा रहा था कि जो नया स्ट्रेन है वो घातक नहीं है लेकिन फैलेगा तेजी से और अब तक 25 संक्रमण के जो हैं वो मामले पुष्ट हो चुके हैं। ये जो नया स्ट्रेन है वो संक्रामक ज्यादा है, ज्यादा तेजी से फैलता है। 60 से 70% इसकी फैलने की रफ्तार है पहले वाले से वायरस के मुकाबले ज्यादा है। और यही वजह है कि सबके लिए कंसर्न की बात है। इसके सुपर स्प्रेडर नाम दिया गया है सरकार की तरफ से भी और साइंटिस्ट की तरफ से भी कि अगर इसके कांटेक्ट में कोई आता है और उनके कांटेक्ट में कोई आता है तो बहुत तेजी से संक्रमण फैलेगा। इसलिए जरूरी है कि हमें सावधानी बरतने की, खासतौर पे मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का सख्ती से पालन करना है और हैंड हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखना है। और 25 केस आए हैं अब तक, क्योंकि कल तक 20 ही थे और उसके बाद जितने अभी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहे हैं लोगों के, उनमें जिस तरह से अलग अलग लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, 5 और नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, तो निश्चित तौर पे ये सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। क्योंकि ब्रिटेन से 33,000 से ज्यादा लोग आए हैं जिनमें 114 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके जो सैंपल है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है और उसके रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात को लेकर के की है कि जो जितने भी महानगर में लोग रहते हैं कम से कम वो बहुत एहतियात बरते और खास तौर पे इस बात को लेकर भी सजग रहें कि जितने भी लोग यूरोप से आ रहे हैं या फिर UK से आए हैं वो लोग अपने आप को होम आइसोलेशन में रखें और उनके संपर्क में आने वाले लोग भी अपने आप को आइसोलेशन में रखें। बिल्कुल, नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ाई है लेकिन वैक्सीनेशन का जो काम है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और नए साल में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं सेहत के मोर्चे पर वैक्सीनेशन से। जी बिल्कुल, अगर 2020 हम देखते हैं कि एक हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा कोविड के लिहाज से, लेकिन 2021 हम देखते हैं कि अवसर के रूप में है और यहाँ पर 2021 में वैक्सीन निश्चित तौर पे आएगा। और जो वैक्सीन को लेकर के कल भी एक बैठक हुई थी एक्सपर्ट पैनल की और उसके बाद और डाटा मांगा गया है और जो भी सीरम ने या फिर भारत बायोटेक ने डाटा दिया है उस पे एक्सपर्ट कमेटी विचार कर रही है और कल एक बार फिर बैठक होगी इस पे और उसके बाद एक हम उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई सकारात्मक रिजल्ट आएगा और देशवासियों को नए साल में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी कि वैक्सीन के अप्रूवल हो सकता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। ये हम मान के चल रहे हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। और अगर जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है वैक्सीनेशन को लेकर के। सरकार ने 4 राज्यों में भी वैक्सीनेशन के लिए एक तरह से ड्राइव शुरू किया था, एक तरह से प्रैक्टिकल देखने की कोशिश की थी कि कितना प्रैक्टिकल उस पर काम हो रहा है, चाहे वो कोविड ऐप हो या फिर जो वैक्सीनेशन साइट हो। और आज भी जो राज्यों में राज्य की राजधानी वहाँ पे 2 साइट पे वैक्सीनेशन का एक ड्राइव चल रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है कि कैसे इस सेशन को बेहतर तरीके से स्मूथ तरीके से चलाया जाए, इसको लेकर भी कवायद चल रही है। तो दोनों मोर्चे पे काम हो रहा है। एक तरफ साइंटिस्ट और जो एक्सपर्ट है वैक्सीन के जो डाटा है उसका स्टडी कर रहे हैं और दूसरा जो सरकार है कि जैसे ही अप्रूवल मिलेगा अथॉरिटी से तो कैसे उसको ग्राउंड लेवल तक, दूर दराज इलाके तक, शहरों तक, जिलों तक, गाँवों तक उस वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाए ताकि वो सुचारू रूप से चल सके। और निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि नए साल में
अच्छी खबर आएगी वैक्सीन के लिए। बिल्कुल, ये सच हो और वैक्सीनेशन जल्दी से पूरा हो उसकी प्रक्रिया और लोगों के लिए वो आ जाए, इसी की सब उम्मीद जता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका हमसे जुड़ने के लिए। और सीबीएसई 2021 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का आज इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ये लंबे समय से परीक्षा की डेट शीट का इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी घोषणा आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शाम 6 बजे करने जा रहे हैं। शिक्षा संवाद हमारा चलता है लगातार। उसके बाद जो उनके सुझाव मिले हैं और जो हमको भविष्य में क्या परिस्थितियां हैं ये करके अभी हम नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हम इसको बता रहे हैं। वो तिथियों को भी सुनिश्चित करेंगे और उनकी जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको भी ख़त्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कि उनको आगे की तिथियां घोषित कर सकें कि जब वो परीक्षाओं को देना है। तो छात्रों के लिए आज अहम घोषणा होगी। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब। द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अंदर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया है। कोरोना काल में जहां पुलिस की ड्यूटी पहले से ज्यादा व्यस्ततापूर्ण रही है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर न केवल ड्रग्स की बरामदगी की, बल्कि दिल्ली के बड़े ड्रग्स सप्लायर्स को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। 2020 में नशे के सौदागरों के खिलाफ कितनी कड़ी कार्यवाही दिल्ली पुलिस ने की है, देखिए इस रिपोर्ट में। नशे के बढ़ते कारोबार पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी के उन इलाकों की पहचान की है जहां पर इसका धंधा सबसे ज्यादा होता है। ये पुलिस की मुस्तैदी का ही असर है कि 2020 में अब तक दिल्ली पुलिस ने 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद कर 882 नशे के सौदागरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है और 726 FIR दर्ज की हैं। हेरोइन और स्मैक बरेली बदायूं के अलावा अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते म्यांमार के उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए उत्तर भारत पहुंच रही थी, जबकि कोकीन दक्षिण अफ्रीकी, अमेरिकी और दूसरे देशों से हवाई जहाज या कुरियर के रास्ते भारत आ रही थी। पिछले साल के मुकाबले इस बार ड्रग्स के केस ज्यादा हुए हैं। यहां तक कि ड्रग्स की बरामदगी भी पुलिस ने पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा की है। अगर हम दिल्ली के टॉप 10 ड्रग्स सप्लायरों की बात करें तो शराफत शेख पर 85 केस, पवन पर 38 केस, सुनील सांसी पर 36 केस, वासुदेव दास पर 8 केस, रॉकी पर 2 केस, विशन पर 6 केस, कैलाश पर 6 केस, शीशपाल पर 6 केस। इसके साथ ही जावेद और भोला भी दिल्ली के अंदर ड्रग्स के बड़े सप्लायर हैं। कोरोना के दौरान लॉकडाउन हुआ, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने नशे के सौदागरों पर दबाव बनाकर रखा, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच ने एक मामले में 500 किलो गांजा बरामद किया। करीब 10.5 लाख नशे की टैबलेट भी बरामद की गयी। स्पेशल सेल ने अलग अलग मामलों में 66 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन भी बरामद की है। ड्रग्स का सबसे बुरा असर समाज पर पड़ता है, और जब ड्रग्स का असर समाज पर पड़ता है तो उसकी परिणति अपराध के ग्राफ में भी दिखाई देती है, क्योंकि अपराध का ग्राफ फिर तेजी के साथ बढ़ता है। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस राजधानी में ड्रग्स के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है, ताकि
समाज को इस ड्रग्स की बीमारी से बचाया जा सके और इसके साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन बंसीलाल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों पर गठित संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक बुधवार को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व मत्स्य पालन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजीव रंजन ने किया, जबकि श्रीलंकाई पक्ष का नेतृत्व उनके समकक्ष सुश्री RMI रत्नायके ने किया। बैठक में मछुआरों और मछली पकड़ने की नौकाओं से संबंधित मुद्दों से जुड़े हर पहलू पर विचार किया गया, जो कई वर्षों से भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय चर्चा के एजेंडे पर है। श्रीलंका की नौसेना द्वारा हाल ही में 40 भारतीय मछुआरों और 6 नावों को पकड़ने जाने का उल्लेख करते हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल से उनकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की और उनकी रिहाई होने तक उन्हें कॉन्सुलर पहुंच सहित आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने की भी मांग की। भारतीय पक्ष ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की नवंबर 2020 की भारत यात्रा के दौरान व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के मुताबिक श्रीलंकाई सरकार के कब्जे से भारतीय मछुआरों के नावों को भी छोड़ने की जरूरत दोहराई। दोनों पक्षों ने गश्त के दौरान दोनों देशों की नौसेना और तटरक्षक बल के बीच सहयोग की स्थिति, दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच मौजूद हॉटलाइन सेवा, संबंधित परिचालन मामलों, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग के साथ संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक के कार्यक्रम पर विचार विमर्श भी किया। भारतीय पक्ष ने दोनों ही पक्षों के मत्स्य मंत्रियों की एक प्रारंभिक बैठक बुलाने के लिए श्रीलंका के पक्ष के साथ रचनात्मक भावना से काम करने के अपने दृढ़ निश्चय को दोहराया। भारत सरकार के सचिव मत्स्य पालन ने नई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और भारत सरकार की अन्य योजनाओं सहित तमिलनाडु और पुदुचेरी की अन्य योजनाओं के जरिए भारत द्वारा पाक जल संधि में मछली पकड़ने के दबाव में विविधता लाने और कम करने के लिए की जा रही पहल को उजागर किया। पाक की जल संधि में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य के दबाव को कम करने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए तैयार की गई बुनियादी सुविधाओं, समुद्री शैवाल की खेती, समुद्री कृषि और जलीय कृषि गतिविधियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक आजीविका के इंतजामों से भी श्रीलंकाई पक्ष को अवगत कराया गया। और बुधवार को ये बैठक आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व मत्स्य पालन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजीव रंजन ने किया था। वहीं श्रीलंकाई पक्ष का नेतृत्व उनके समकक्ष सुश्री RM रत्नायके ने किया। भारत ने हाल ही में पकड़े गए 40 भारतीय मछुआरों को शीघ्र रिहाई की मांग की और DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गोवा के तट पर भारत का पहला स्वदेशी निर्मित और डिजाइन किया हुआ एयर ड्रॉपेबल कंटेनर सहायक NG को IL-38SD विमान से गिराकर पहला सफल परीक्षण किया। इस नए विकसित कंटेनर में अधिकतम 50 किलोग्राम वजन का सामान भारी विमानों से भी गिराया जा सकता है। यह भारतीय नौसेना द्वारा अपनी परिचालन रसद क्षमताओं को बढ़ाने और तट से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर तैनात जहाजों के लिए महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग स्टोर प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। इससे पुर्जों और भंडारों को इकट्ठा करने के लिए जहाजों को तट के करीब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DRDO की 2 प्रयोगशालाएं NSTL विशाखापट्टनम और ADRDA आगरा ने इंडस्ट्री पार्टनर मेंबर्स अवंटेल के साथ मिलकर इस कंटेनर को विकसित किया है। सहायक NG सहायक MK1 का उन्नत स्वरूप है। और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबर। और अर्थ जगत की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं अभिषेक। जी अभिषेक, क्या हलचल रही बिजनेस की दुनिया में, आपसे जानना चाहेंगे। और अभिषेक से जुड़ नहीं पा रहे हैं
और आप तक पहुंचाते हैं अर्थ जगत की खबरें। 2020 के आखिरी कारोबारी दिन यानी 31 दिसंबर 2020 को सुस्त शुरुआत के बाद शेयर बाजार ने रफ्तार पकड़ी। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 70 अंक ऊपर 47,820 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज निफ्टी ने 14,000 का स्तर छुआ है। निफ्टी ने पहली बार आज 14,005 का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि निफ्टी बैंक सुस्त है, लेकिन चुनिंदा दिग्गज बैंकों में तेजी है। रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी है। सीमेंट और आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली दिख रही है। मिड कैप में बैंक, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल चढ़े हैं। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। कल के कारोबार में डाउ जोन्स नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। डाउ जोन्स पिछले 5 से 4 दिन चढ़ा है। इस साल नेस्डैक ने 43% के शानदार रिटर्न दिए। और डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे मजबूती के साथ 73.31 के मुकाबले 73.15 पर खुला। रुपया करीब 11 हफ्ते की ऊंचाई पर है। रुपया 12 अक्टूबर के बाद ऊपरी स्तर पर है। रुपए में मजबूती बढ़ी है। रुपया करीब 11 हफ्ते की ऊंचाई पर है और 12 अक्टूबर के बाद ऊपरी स्तर पर दिख रहा है। वहीं सोने चांदी की कीमतों में तेजी नजर आ रही है। कॉमेक्स पर सोना फिर से 1900 के स्तर पर पहुंचा है। इस साल सोने में 28% रिटर्न दिए हैं। इस साल सोने ने 56,191 रुपए का रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना संकट से सोने को सपोर्ट मिला है। भारी लिक्विडिटी से सोने में चमक आई है। डॉलर में गिरावट से भी सोने में तेजी देखने को मिली है। 2020 में सोने का एक दशक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। इस साल चांदी ने करीब 47% के रिटर्न दिए हैं। रिटर्न के मामले में इसने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल चांदी ने 77,949 रुपए का रिकॉर्ड बनाया है। भारी लिक्विडिटी से चांदी में चमक आई है। और कच्चे तेल की कीमतों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। घरेलू बाजार में क्रूड के दाम मजबूत हैं, लेकिन ब्रेंट में कमजोरी है। अगले साल की शुरुआत ओपेक उत्पादन बढ़ाने वाला है, जिससे सप्लाई बढ़ने की संभावना है। कमजोर शुरुआत के बाद कच्चे तेल में जोरदार खरीदारी है। MCX क्रूड में करीब 1.5% की बढ़त है। ब्रेंट में $52 के करीब कारोबार हो रहा है, लेकिन नेचुरल गैस में कमजोरी देखी जा रही है। और केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। CBDT ने अलग अलग लोगों और कंपनियों के लिए आखिरी तारीख भी अलग रखी है। नौकरी पेशा करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 रखी गई है। पहले सभी तरह के करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। वहीं कंपनियों और कारोबारियों के लिए भी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2019 और 20 के GST एक्ट 2017 के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख अब 28 फरवरी हो गई है। वहीं कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी कर दी गई है। 1 लाख रुपए से ऊपर की देनदारी वाले टैक्स पेयर्स जिनका अकाउंट ऑडिट में डाला गया है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया है। कोई भी विदेशी ट्रांजैक्शन भी, खास घरेलू ट्रांजैक्शन के मामले वाले खातों की ड्यू डेट 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 होगी। और मिड डे प्राइम में अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद भारत में भी इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है और उसने शुरू में ही 50% वैक्सीन भारत को देने का वादा किया था। ब्रिटेन पहला देश है जिसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी। और चीन में कोरोना वायरस के 24 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 लोकल जबकि बाहर से आए 17 मामले पाए गए हैं। स्थानीय स्तर पर लियोनिंग प्रांत में 5 मामले और बीजिंग और हेलोंगजियांग प्रांत में 1-1 मामले सामने आए हैं। बीजिंग में पिछले 2 सप्ताह में 20 से ज्यादा लोकल मामले सामने आए हैं। बीजिंग परिवहन आयोग के मुताबिक भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए कोविड-19 रोकथाम उपायों को सख्ती से लागू किया गया है। चीन में मंगलवार को बिना लक्षण वाले 17 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जिसमें 10 मामले बाहर से हैं। चीन में अब तक बाहर से आने वाले संक्रमितों की संख्या 4,247 हो चुकी है। इसके बाद
कुल मामले 87,000 से ज्यादा हो गए हैं। चीन में 356 कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों से हमें रूबरू करा रही हैं सुचित्रा। सुचित्रा, क्या खास है आज खेल की दुनिया में? सिडनी टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं। मिली जी सुचित्रा, हमें आपकी आवाज मिल रही है। भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है, रोहित शर्मा जो है वो टीम के साथ जुड़ गए हैं। जी बताएं। जी बिल्कुल रजनी, तो जिस तरह से पिछला मैच भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में जीता था और एक नया मनोबल मिला है भारतीय टीम को। नए साल की जो शुरुआत है भारतीय टीम बड़े जोश के साथ करेगी और रोहित शर्मा का टीम के साथ जुड़ना एक बड़ी खुशखबरी है भारतीय टीम के लिए कि अगले 2 जो टेस्ट हैं उसमें रोहित शर्मा भारतीय टीम के साथ उपलब्ध रहेंगे। क्योंकि विराट कोहली भारत लौट चुके हैं तो भारतीय टीम को बहुत ज़रूरत थी एक अनुभवी बल्लेबाज की, तो रोहित शर्मा के आने से ज़रूर मजबूती मिलेगी भारतीय क्रिकेट टीम को। बिल्कुल सुचित्रा, जो पिछला साल रहा, ये साल जो रहा है 2020, खेलों की दृष्टि से देखें, खेलों की नज़र से देखें, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रही इस साल में। ओलंपिक भी यहाँ पर रद्द कर दिए गए थे और उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ियों को निराशा हुई थी। उनके करियर पर मानो जैसे ब्रेक सा लग गया था, चाहे क्रिकेट हो या दूसरे खेल। लेकिन 2021 से उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। जी बिल्कुल, 2021 से सबको बहुत सारी उम्मीदें हैं। 2020 को अगर हम देखें तो खेल की बहुत ही कम एक्टिविटीज़ देखने को मिली। ज़्यादातर समय जितने भी खेल हैं, सारे मुकाबले, सारी प्रतियोगिताएं हमने देखा कि रद्द होती रही, स्थगित होती रही, खेल लंबे समय तक रुका रहा। लेकिन सबको इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम मिला, आत्मनिरीक्षण का भी टाइम मिला, परिवार के साथ समय बिताने का भी समय मिला, तो एक तरह से कुछ पॉजिटिव भी था। और जिस तरह से मैंने बात की, काफ़ी सीरीज़ रद्द हुई हैं, तो एक और सीरीज़ यहाँ पर रद्द हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच होने वाली जो सीरीज़ थी उसे भी स्थगित कर दिया गया है। जी सुचित्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि खेलों के लिहाज से कहें तो खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतरे और दर्शक जो है वो भी मैदान पर नहीं थे। कुछ मैचों में, पिछले मैचों में देखा गया कि दर्शक ज़रूर आए, लेकिन मिस किया है, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट ने दर्शकों को भी। हाँ जी बिल्कुल, खिलाड़ियों ने भी दर्शकों को उतना ही मिस किया है जितना दर्शकों ने स्टेडियम या मैदान में जाकर खेल को देखने को मिस किया है। क्योंकि जो खिलाड़ियों का उत्साह है वो भी दर्शकों की मौजूदगी से ही बढ़ता है। दर्शकों की जो मौजूदगी होती है किसी भी टीम में, खासतौर से घरेलू टीम जो अपने घर में खेल रही होती है, उसमें एक नए उत्साह का संचार करती है। तो इस पूरे साल में जो थोड़ा बहुत भी खेल हुआ उसमें लंबे समय तक दर्शकों की जो गैर मौजूदगी देखने को मिली, तो उसकी वजह से सबको पता चल गया कि दर्शकों की, फुटबॉल खेल प्रेमियों की क्या अहमियत है किसी भी खेल के लिए। क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने जब वापसी हुई मैदान में दर्शकों की, उनका ज़ोर शोर से स्वागत किया, उनके लिए अलग इंतज़ाम किए गए। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी, भारत ऑस्ट्रेलिया विमेन क्रिकेट सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच अगले महीने होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को कहा कि इस सीरीज को अगले सीजन तक के लिए स्थगित किया गया है। अगले सीजन में 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। कोरोना के कारण भारतीय महिला टीम ने पिछले 10 महीने से एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। जी, तो और अब बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की। कल इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और न्यूकासल यूनाइटेड के बीच खेला गया मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। तो लिवरपूल ने साल का अंत EPL में शीर्ष पर रहते हुए किया है, लेकिन इस गोललेस ड्रॉ से ज़रूर कुछ निराश होगी लिवरपूल की टीम। इसके बावजूद वो शीर्ष पर हैं। रेड्स ने साल का अंत वहीं किया है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, यानी EPL के शीर्ष पर। मैनचेस्टर यूनाइटेड दूसरे स्थान पर है। लिवरपूल मैन्यू से अब सिर्फ 3 अंक आगे है। और लिवरपूल के मैनेजर यर्गन क्लॉप ने कहा है कि EPL की टेबल में उनकी टीम किस स्थान पर है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लॉप ने कहा कि
लीग की टेबल में टीम की क्या पोजीशन है ये बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। हालांकि इस साल में 2020 में लिवरपूल का लीग खिताब जीतने का सपना जो इंतजार था वो खत्म हुआ था, लेकिन क्लॉप ने कहा कि वो 2020 के बीतने का इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये साल जल्दी से बीते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचित्रा, खेल जगत की इन तमाम खबरों के लिए। उम्मीद करेंगे कि नया साल खेल जगत के लिए भी उम्मीदों और खुशियों से भरा हो। बहुत शुक्रिया। और कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच अगले महीने होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि हमारी संवाददाता ने बताया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को कहा कि इस सीरीज को अगले सीजन तक के लिए स्थगित किया गया है। अगले सीजन में 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। और अब बारी है अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। भारतीय नौसेना ने एक वीडियो जारी कर साल 2020 को अलविदा कहा है। नौसेना ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि जैसा कि हम साल 2020 को अलविदा कह रहे हैं, भारतीय नौसेना समुद्र में हमेशा देश के हितों की रक्षा, संयुक्त रूप से संप्रभुता का बचाव, विपत्तियों को रोकने, समुद्र सेतु मिशन सागर के माध्यम से प्रवासियों की देखभाल के लिए हमेशा खड़ी है। Chief of the Naval Staff, Admiral Karambir Singh, has deputed me to the Western Fleet to assess the operational readiness, and it warms my heart to report that the fleet is in fine fettle, ready for battle. I'm extremely pleased at the 100% successful weapon firings conducted over the past few weeks and the outstanding conduct of Malabar 2020. Wish you success and glory aplenty. तो साल 2020 विदाई ले रहा है, अगला साल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, सेहत के मोर्चे पर अगला साल बेहद अच्छा साबित हो, यही हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। आज मिड डे प्राइम में इतना ही। आपको आने वाले साल की बधाई। हमें दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार। Nine to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। अत्याधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिएं। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना।
अगर ये लक्षण है तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। Welcome to Midday Prime. It's a show where we take you through the top news stories of the day, and our top focus would be on Prime Minister Narendra Modi laying the foundation stone of AIIMS in Rajkot, Gujarat. All that and more. But first up, the big news at this hour. Prime Minister Narendra Modi says the new year brings hope for a cure for COVID-19, says preparations in the final stage ahead of rollout of COVID-19 vaccination drive in India, gives new slogan of Dawai Bhi, Kadai Bhi. Prime Minister Narendra Modi gives a New Year gift to Gujarat, lays foundation stone of AIIMS Rajkot via video conferencing. Once ready, the hospital will provide reasonable and quality health